हाँ सर, क्या कॉन्सेप्ट चला? मॉड्यूल के क्वेश्चन आपके दिए थे कौन से एक्सरसाइज के? बीवी नंबर 7 कॉन्सेप्ट, बीवी नंबर 7 पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? 1 में 8th 4th देना बेटा, 4th वाला वायर वाला होगा, वायर वाला। हाँ देखो, कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। इन क्वेश्चंस में सब में एक ही कॉन्सेप्ट था। वेलोसिटी इधर है और इन्होंने एचपी दिया इधर। याद करो, जिस तरफ एचपी होता है उधर ही एंड आई होता है। तो एंड आई किधर है? v क्रॉस b। एंड आई माइनस जे। वेलोसिटी किधर है? आई कैप। और मैग्नेटिक किधर है? पता करना है। क्या भरे यहां पर कि ये आ जाए? तो आंसर है के कैप। अब अभी खत्म नहीं हुई बात, यानी कि इस ये जहां है उस रीजन में मैग्नेटिक की डायरेक्शन क्या है? डॉट। अब इस मैग्नेट, जैसे कल मैंने क्वेश्चन किया था मैग्नेट वाला, अब ये सोचो कि इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला कौन है? वायर। इस वायर में कैसे करंट फ्लो हो कि डॉट फील्ड हो जाए? अब ये सोचो बच्चों, इस रीजन में डॉट फील्ड प्रोड्यूस है, इस वायर में कैसे करंट फ्लो कर रहे हैं बताएं? 1 से 2 या 2 से 1? डायरेक्शन बोलो बच्चों। 2 से 1। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। बेटा बात नहीं। 1 2 3 4 5 कौन सा बेटा? 5th। 5 में देखो, ऐसे समझना है, ये वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको याद है कल क्या कहा था कि सारे क्वेश्चंस में एक ही खास बात है, इधर भी क्या बना दो? बैटरी। इधर भी क्या बना दो? बैटरी। अगर मूव कर रहा है तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा पार्ट अंदर है, कौन सा पार्ट बाहर है। आप देखेंगे इसने बोला है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड यानी 2 सेकेंड में। अब सोचो कोई चीज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब कितना हुआ? 1 सेकेंड में कितना? 1 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर 2 सेकेंड में। इसका मतलब ये लूप कुछ इस पोजीशन में अंदर रहेगा जाता हुआ। उस वक्त इसमें सिर्फ इस वाली साइड में क्या आएगा? ईएमएफ। ठीक है ना? उसके बाद 10 सेकेंड में लगभग पूरा अंदर होगा, तो नेट कितना हो जाएगा? 0। वही कॉन्सेप्ट है। 6 7 में 7 में अब नहीं, 6 तक कोई क्वेश्चन पूछना है? अब 7 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में। हाँ सर। अरे वाह, ऐसे तो मैं क्लास के बाहर जाता हूँ, हो जाता है, मैं तो चला ही जाता हूँ फिर। थर्ड, फोर्थ का फर्स्ट। देखो बेटा, पहला वाला
एक ईएमएफ, दूसरा वाला ये भी एक ईएमएफ, ये भी एक ईएमएफ। किसने पूछा था? ठीक है बेटा, हर को एक ईएमएफ बना दो, है ना, हर एक वायर को एक ईएमएफ बना दो। अब बहुत आराम से बोलो, ये ई, ये ई, ये ई और ये ई, ये दोनों किसमें? पैरेलल का ई और ई ही रहेगा, तो ई ई ई। फिफ्थ पूछना है? फिफ्थ में तो दोनों तरफ बैटरी, अब ये रहा, ये रहा, ये भी ई, ये भी ई। नेट कितना बताया था जब पूरा मैग्नेटिक फील्ड में होता है? किसके अंदर? नहीं, जब ऐसे बनाते हैं बेटा, इसने यूं थोड़ी कहा है, यूं थोड़ी बनाया डायग्राम, ऐसा थोड़ी बनाया। मैग्नेटिक फील्ड पूरा लगा हुआ है, क्रॉस भी उसने बस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी है, तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस भी है, तो दोनों जगह ईएमएफ क्या होगा? सेम। नेट कितना होगा? 0। ये कौन सी पोजीशन है? ये वाली। तो जब भी कोई लूप पूरे मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म में है, जब भी कोई लूप पूरे मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पूरी तरह से है, तो उसमें ईएमएफ क्या रहेगा? क्योंकि अब वैसे सोचो, बताओ जब ये आगे चलेगा तो फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इफेक्ट कुछ नहीं, तो फिर ईएमएफ भी 0। इफेक्ट कुछ आना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज, वो है नहीं। अब सब बच्चे जिन कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जो बताता हूं क्वेश्चन आगे होके, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली बच्चे पूछते हैं, और ये भी यही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। ये पहला और ये दूसरा, ये लो सेम कॉन्सेप्ट, वही देखो, स्क्वायर लूप है, उसकी इस साइड और इस साइड में ईएमएफ नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपने देखा सारे क्वेश्चंस में एक ही लग रहा है ये, और बस अब यहां पे भी आएगा ई और यहां पे भी आएगा ई। ई का फॉर्मूला होता है VBL, फॉर्मूला VBL। अब आ गई बात, अगर दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम, फील्ड यूनिफॉर्म, तो दोनों ईएमएफ सेम, तो आंसर 0। लेकिन इसने जो फील्ड दिया है वो है वायर का। वायर के फील्ड की वजह से बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर, इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए E माइनस ई 0 की जगह अब रिजल्ट आएगा E1 माइनस E2। और उस तरह से देखें तो V और L तो क्या हो गए? कॉमन। क्या रह गया? B1 माइनस B2। अब B1 यहां पे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, B ने यहां पे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x प्लस a रख देना, सॉल्व कर लेना। नोट करो बच्चों, सब बच्चे नोट करो ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बेटा, 7th के लास्ट वाला कौन सा है? हाँ कर सकते हैं बेटा, क्यों नहीं कर सकते? ये देखो, इसको ऐसे लो, आधे हिस्से को बनाओ, पूरा रिंग है ना बेटा, उसको आधे हिस्से को बनाओ, तो इस आधे हिस्से का डिस्प्लेसमेंट और अगले आधे हिस्से का डिस्प्लेसमेंट, और दोनों ई 0। डिस्प्लेसमेंट बनाओ, अब सीधा तो दिख नहीं रहा है तो, लेकिन सेमी सर्कल का डिस्प्लेसमेंट तो बनाते हैं ऐसे। फर्स्ट में 6 और 7, हाँ बेटा, एक मिनट। कल आपकी फर्स्ट क्लास किसकी? नहीं, सर की, जय सर की। किसकी है? और सेकंड एरिया, ये कॉन्सेप्ट है। नोट लूं? अरे नोट लूं क्या यार, अब दूं? ठीक है। हाँ बेटा, अब आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल चेंज आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? देखो, अगर आप यहां रखते हो तो ये जो कंडक्टर है इसकी एक्सिस पोजीशन पर आता है, और जब आप इसको ऐसे रखते हो तो फिर ये इसके इक्वेटोरियल पर आता है, और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल एक्सिस पर डायरेक्शन अलग अलग रहता है, उस हिसाब से। और कौन सा एक्सरसाइज? यही था कॉन्सेप्ट।
बिग नंबर नंबर 8 पूछना है कौन सा? एनबीएस ओमेगा। आगे बढ़ो और बोलो। हाँ एनबीएस ओमेगा खत्म। अरे ई नोट पूछा है ना उसने मैक्सिमम। एनबीएस और ओमेगा को ध्यान रखो, मैंने कितनी बार बोला है। रोटेशंस पर मिनट मतलब क्या दिया है जल्दी बताओ। रोटेशंस पर मिनट मतलब क्या दिया, एफ या ओमेगा? जल्दी बोलो, जो अभी एफ या ओमेगा। क्योंकि अगर ओमेगा मिलेगा, दिमाग में बिठाओ, ओमेगा मिलेगा तो किस में ही मिलेगा? रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ रही बात? इसके अलावा जो कुछ भी दुनिया में सब कुछ क्या है? एफ। बिग नंबर नंबर 2 दे दिया क्या? बिग नंबर 2 दे दिया? नहीं दिया अभी तक? दे दिया, लेकिन डिस्कस बी। बीबी नंबर 3 वो भी करा भी नहीं है। बीबी नंबर 3 तो कर लिया यार, क्या करते हो आप लोग? देखो बच्चों, बीबी नंबर 3 में 2 से 8, बीबी नंबर 3 में 2 से 8 कल डिस्कस होंगे। लो बेटा, और एक्सरसाइज 1 में कुछ दिया? ठीक है, बीबी नंबर 3 में 2 से 8 लेना बेटा, 2 से 8। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या चला था हमारा? खुद को देख रहे, आत्मनिरीक्षण चल रहा था बच्चों, खुद में खुद का, खुद से खुद का। ठीक है, कहां तक पहुंचे थे उसमें? यूनिट्स तक आ गए थे। ठीक है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट चला था कि भाई साहब एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है बच्चों, और एक इंडक्टर है। ये इसका नाम आर रखा, इसका नाम सी, इसका नाम। अब हमने यूनिट्स तक मतलब वोल्टेज तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये जो एलिमेंट्स हैं, सामने से बच्चे, ये जो एलिमेंट्स हैं आर सी एल, ऐसा तो है नहीं कि इनको ऐसे खुले में पढ़ा देता है। इनको अल्टीमेटली किस में कनेक्ट करना होता है? सर्किट्स में। और सर्किट्स में कनेक्शन करते हैं तो रेजिस्टेंस को जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं और कैपेसिटर को भी कनेक्ट करते हैं, और अब हम इंडक्टर को भी क्या करते हैं? सर्किट में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सर्किट का एलिमेंट है। कल से मैं समझा रहा हूं आपको, तीनों आयंस हैं। अब आप मुझे बताएं, जब रेजिस्टेंस को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? बोलो बच्चों, ये भी नहीं पता? करंट फ्लो होता है। रेजिस्टेंस को बैटरी से करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है? करंट फ्लो होता है ना? करंट फ्लो होता है, तो इफेक्ट क्या आता है? इफेक्ट बताओ बच्चों, हीटिंग इफेक्ट आता ही नहीं आता है? हीटिंग इफेक्ट ये बोलता है कि इस रेजिस्टेंस ने इस बैटरी की एनर्जी के साथ क्या किया? लॉस या स्टोर? बोलो, ये बैटरी की एनर्जी इस रेजिस्टेंस में क्या हो रही है? जल्दी बोलो। लेकिन जब बैटरी को कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो अब बैटरी की एनर्जी, बोलो, स्टोर। एक एलिमेंट है जो स्टोर लॉस करता है और एक एलिमेंट है जो स्टोर करता है। अब हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, या तो ये एनर्जी का क्या करता होगा या फिर क्या करता होगा। अब ये हमें पता, फेराडे ने एक्चुअल जो सेटअप बनाया था, खुद ने फेराडे ने जो बनाया था इसका पता करने के लिए, वो सेटअप ये था, एक इंडक्टर, एक बल्ब, और उसके बाद उसने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसे बनाया। देखना बच्चों ध्यान से। अब क्या है कि अगर मैं इस स्विच को क्लोज करता हूं तो शुरुआत में करंट कितना बच्चों? 0। और शुरुआत में करंट कितना है? 0। 0 से करंट की वैल्यू फ्लो होने लगी। फ्लो होने लगी मतलब क्या हो रहा है? कुछ 1 एम्पियर 2 एम्पियर जाएगी नहीं जाएगी? तो अभी मेरे बच्चों बढ़ रही है या कम हो रही है? इंक्रीज इफेक्ट है या नहीं है? और जब इंक्रीज इफेक्ट होगा तो ये क्या करेगा? उसका अपोज। क्या करेगा? यहां एक करंट जो बैटरी है, सॉरी ये इंडाई नहीं, करंट जो बैटरी वाला करंट है, क्या वो इंक्रीज होना चाहता है? बोलो रे। तो इसके अपोज में कौन सा करंट आना चाहेगा? क्योंकि इंक्रीज तो, अरे इंक्रीज तो उल्टा इंडाई आना चाहेगा। अब बताओ, ये इंडाई इस करंट, बैटरी के करंट का क्या कर रहा है? अपोज। तो बैटरी के लिए सपोर्ट है या अपोज है?
इस अपोज के अगेंस्ट बैटरी को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अब ये जो बैटरी वर्क करेगी रेजिस्टेंस में कोलिजन्स के अगेंस्ट, कैपेसिटर में पॉजिटिव चार्ज आने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है उसके अगेंस्ट वर्क करती है, लेकिन एक जगह तो लॉस होता है, एक जगह स्टोर होता है। यह हमें पता नहीं क्या हुआ। सुने, जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो इंड्यूस जो बैटरी का करंट है वो इंक्रीज होना चाहता है, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी की वजह से उसका अपोज होता है। इस अपोजिशन के अगेंस्ट बैटरी क्या करती है? वर्क। नाउ दिस वर्क मे बी लॉस्ट और मे बी स्टोर्ड। अब इस जगह तक आ गए हैं। उसने इस सेटअप से क्या किया कि जो होना होगा हो गया, पता नहीं हमें तो। अब उसने इस स्विच को क्या किया? ऑफ, और इस स्विच को क्या किया? ऑन। अब क्या हो रहा होगा? अगर ये बल्ब जला तो इसका मतलब क्या? नहीं जला तो उसका मतलब क्या? बताओ बच्चों, अगर ये बल्ब जला तो मतलब क्या? बोलो, स्टोर। क्योंकि अगर ये बल्ब जल रहा है तो उसको कहीं से एनर्जी मिल रही है। अब इसने ये तो हट गए सर्किट से, तो ये तो एनर्जी दे नहीं रहा है, और फिर भी बल्ब जल रहा है, यानी बल्ब कहीं से एनर्जी रिसीव कर रहा है। और जब एनर्जी रिसीव कर रहा है तो देने वाला कौन है? ये। और इसने एनर्जी क्या करी? स्टोर। और अगर ये बल्ब नहीं जलता तो इसका मतलब लॉस होगा। मतलब उसने शुरुआत में सारी एनर्जी का क्या कर दिया? लॉस कर दिया। रिजल्ट ये मिला कि जब इसको कनेक्ट किया गया बल्ब जला। बल्ब जला, इसका मतलब इसने क्या करी? एनर्जी को स्टोर। लेकिन फिर वो बल्ब जल के धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस कम होते हुए बुझ, ऐसा क्यों? जल्दी बोलो बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ भाई, इसके बाद कुछ एनर्जी होगी 10 जूल। मान लो इसने एनर्जी स्टोर करी 10 जूल, उस 10 जूल से इसने क्या फ्लो कराया सर्किट में, उससे यहां पर क्या निकला? तो ये 10 जूल इसमें किसमें? इसमें जा रहा नहीं जा रहा है? तो धीरे धीरे बल्ब जब जल रहा है तो करंट धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो उसकी ब्राइटनेस भी कम हो रही है, और फाइनली सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो बल्ब क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। लेकिन इसने एक चीज प्रूव कर दी कि एनर्जी क्या होती बच्चों? स्टोर। ये हो गया एनर्जी को लॉस करने वाली डिवाइस, ये हो गया एनर्जी को स्टोर करने वाली डिवाइस। नाउ वी आर हैविंग वन मोर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, दैट इज इंडक्टर। समझ में आया बच्चों? देखो नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट आएगा? फिफ्थ पॉइंट देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, लिखो बच्चों। फिर डायग्राम बनाओ। नहीं, अभी बल्ब वाले से बात करें, बल्कि अभी सिंपल सा कनेक्शन, जैसे कैपेसिटर को चार्ज कर दे, जैसे इंडक्टर को लगा दिया। यहां पर ये आई जो इधर जा रहा है बैटरी का, वो इंक्रीज होना चाहता है, तो इंडाइस का अपोज करता हुआ है, ऐसे दिखाना है। बच्चों, नोट लिया बच्चों? ठीक है, तो ये, हाँ अब इसको लिखते हैं, लिखो। when an inductor is connected to a battery, when an inductor is connected to a battery, when
an inductor is connected to a battery, then due to induced current, it does some work. It does some work against this induced current. It does some work against this induced current, which is stored as magnetic energy in the inductor. Magnetic energy in the inductor. जैसे बच्चों कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी स्टोर होती? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी याद है? इसमें कौन सी होगी? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब हम उस एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है? ज्यादा ध्यान से देखना। मैंने अभी भी आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि जो भी ये बैटरी वर्क कर रही है वही वर्क इस पे निकाल लो, वही क्या होगी? एनर्जी स्टोर। अब सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसको कितनी पावर डिलीवर कर रहे हैं? पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। I स्क्वायर V स्क्वायर बाय, कुछ बच्चों ने क्या बोला? VI। एक बार फिर से, काफी सही बात, मेरे को सही आंसर कम ही मिल रहा है, लेकिन आपकी क्लास ने आंसर कुछ बच्चों ने दिया, लेकिन सही आंसर दिया। वेरी गुड। I स्क्वायर R नहीं, V स्क्वायर बाय R कभी मत बोलो इलेक्ट्रिकल पावर। हमेशा क्या बोलो? V इंटू उस डिवाइस पर वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय उस डिवाइस में करंट। तो आप बोलेंगे से इसमें डिफरेंस क्या? बहुत डिफरेंस है। जब VI आप बात करोगे इंडक्टर की, तो बताओ इसमें I स्क्वायर R कहां से आएगा? समझ रहे हो ना? बताओ सिर्फ कि हम, अब बताओ ये तीनों एलिमेंट एक ही हैं, अलग अलग हैं? इन ओनली केस ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंस V कैन बी रिटन, अरे फॉर्मूला आई आर तो इसी का ही है बस। और उसके बाद क्या आता है? आई, फिर फॉर्मूला क्या बन जाता है? I स्क्वायर R, या क्या बन जाता है? V स्क्वायर बाय R। लेकिन ये तो बात की बात है, ये तो स्पेसिफिकली सिर्फ किसके लिए हुआ? रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन क्या इसको जनरलाइज कर दोगे क्या? हर एलिमेंट के लिए क्या ये फॉर्मूला I स्क्वायर R लगेगा क्या, या सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए लगेगा? इसलिए किसी भी डिवाइस के लिए लगाना तो कौन सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला का? VI। V उस पर वोल्टेज और I उसमें करंट। लेट्स से इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। और इस पर वोल्टेज याद करो, इस पर वोल्टेज का एक ही तरीका होता है, बोलो क्या आता है इस पर वोल्टेज? कौन सा वोल्टेज है? EMF, इंड्यूस वोल्टेज। इंडक्टर में कौन सा वोल्टेज आएगा? इंड्यूस EMF। तो हम ये बोलेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आ रहा है कि पावर जो इस इंडक्टर को, एल मतलब इंडक्टर को डिलीवर की गई, वो उस पर वोल्टेज यानी कि इंड्यूस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय उसमें क्या? करंट। समझ गए? I स्क्वायर R का कोई रूल है ही नहीं। इसका वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय इसका करंट, सबसे अच्छा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल पावर का, कभी किसी भी जगह फेल नहीं होता। I स्क्वायर R तो रेजिस्टेंस में। फिर E की वैल्यू, अच्छा मैं पावर को पॉजिटिव वैल्यू लेके चलता हूं तो माइनस साइन हटा दूंगा। याद करो इसका फॉर्मूला, जैसे इसका फॉर्मूला IR होता है, इसका फॉर्मूला क्या था? वोल्टेज का फॉर्मूला। याद करो बच्चों, इसके वोल्टेज का फॉर्मूला अलग ही स्पेशली फॉर्मूला होता है, LdI बाय dt। क्योंकि इसमें जो वोल्टेज आता है, L में जो वोल्टेज आता है, वो I से नहीं, करंट में चेंज से आता है। इस वजह से बच्चों बताओ यहां क्या लिखेंगे? LdI बाय dt और I। लेकिन मुझे तो वर्क निकालना है, वर्क निकालना है, तो वर्क कहां छुपा हुआ है? पावर में। पावर का फॉर्मूला आप सब जानते हो, बोलो क्या होता है? dW बाय dt। बात खत्म। बताओ बच्चों अब इसके साथ क्या सलूक करें कि वर्क आ जाए? अरे क्या सलूक करेंगे कि आ जाए? अरे बच्चों इंटीग्रेशन नागराज कॉन्सेप्ट, डीसी डीसी कैंसिल हो जाएगा, और ये dW L I dI और ये इंटीग्रेशन।
मान लो 0 से W को टोटल वर्क डन होता है 0 से I करंट तक के फ्लो के लिए, तो I का इंटीग्रेशन बोलो कितना होता है, X का इंटीग्रेशन कितना होता है x स्क्वायर बाय 2, तो I का इंटीग्रेशन कितना होगा, नोट को बच्चों, पावर डिलीवर्ड टू, इसी में ये डायग्राम बनाने के बाद, ये डायग्राम बनाने के बाद पावर डिलीवर्ड टू द इंडक्टर, पावर डिलीवर्ड टू द इंडक्टर, नोट करो, तो ये जगह भी आ गई, इसमें एनर्जी होती थी I स्क्वायर आर टी का लॉस, इसमें हाफ CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर, इसमें हाफ LI एनर्जी स्टोर। क्या बेटा, करंट फ्लो उसको, हाँ वो जो फाइनल करंट फ्लो कर रहा है, जो भी इफेक्ट होने के बाद जो करंट फ्लो करता है उसे आई कहते हैं। इसको ऐसे समझो बेटा, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना इसको ऐसे समझाता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन हमने किया था इफ यू रिमेम्बर, कुछ ऐसा एक था, याद है बेटा, उसमें हमने मैनिफिल्ड में क्या किया था, चेंज, इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आया था, तो उसकी एक बैटरी बनी थी, अब इसका भी करंट था इसका भी करंट था, लेकिन नेट करंट ही फाइनल करंट था, उस हिसाब से सोचना है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एल स्क्वायर, और हाथों हाथ याद करो बच्चों, एनर्जी डेंसिटी भी हुआ करती थी, याद है, एनर्जी डेंसिटी होती थी एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, है ना, तो ये भी लिख लो। नाउ मैग्नेटिक एनर्जी stored in unit volume, magnetic energy stored in unit volume, that is magnetic energy density, magnetic energy stored in unit volume, that is magnetic energy density is given by एक चीज नोट करना बच्चों, ये तो हीट लॉस है, ये एनर्जी स्टोर्ड, ये भी एनर्जी स्टोर्ड, लेकिन ये कैपिटल यू है, ये कैपिटल यू है। अब याद करो इस कैपेसिटी में एक होता था एनर्जी डेंसिटी से छोटा यू, बताया था, ये फॉर्मूला बताया था बच्चों, और ये फॉर्मूला हो सकता है भी आप लोगों को याद नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कुछ याद आया बच्चों, लिखने के बाद तो याद आया होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसी से हम यहाँ का फॉर्मूला बना लेंगे, बोलो हाफ की जगह, अरे बोलो ई की जगह, अरे ई की जगह, ई की जगह तो हो जाएगा बी स्क्वायर, और हाफ की जगह हाफ, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 अपॉन, याद करो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, याद है बच्चों, तो उस कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी आ गया बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। नोट लिया। अब बच्चों आप बताओ, इस एनर्जी को देखकर क्या किसी से मैचिंग मैचिंग का मन हो रहा है क्या?
हाफ एल स्क्वायर एनर्जी से किसके जैसी दिख रही है, जल्दी बताना चाहूँ, किसी एनर्जी से दिख रही है क्या यार? ये तो यार ये एनर्जी का फॉर्मूला था उस एनर्जी जैसा, ऐसा नहीं फील हो रहा है क्या? किसके जैसा? हाफ mv स्क्वायर? नहीं, किसने mv स्क्वायर बोला? मतलब सही है। अब आप हंसो सब पे, क्योंकि आप सब पे हंस रहे थे, बस सब आप पे हंस रहे थे। दिमाग में आया कहां से आपके यहाँ पे mv स्क्वायर? अरे हाफ सीवी स्क्वायर से मैचिंग मैचिंग लग रही है नहीं लग रही है बच्चों आप लोगों को? यही गलत है, ये लगना गलत है। क्योंकि ये एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी कैपेसिटर में चार्ज के कौन सी कंडीशन से, मूविंग से या स्टैटिक से? चार्ज कैपेसिटर में स्टैटिक कंडीशन होता है नहीं होता है? उस इलेक्ट्रिसिटी की उस ब्रांच का नाम ही अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? चार्ज की उस कंडीशन की स्टडी जब वो किसमें है, रेस्ट में। जबकि इसमें क्या, ये कौन है? अरे ये कौन है? आई। आई कब होता है? जब चार्ज रेस्ट में होता है या मोशन होता है? इसमें मोशन छुपा है नहीं छुपा है? और नहीं नहीं दिख रहा है तो ये लो आपको दिखाता हूं। अब बोलो किसका स्क्वायर हुआ? वेलोसिटी का स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? यानी कि ये किस टाइप की एनर्जी? बिल्कुल भी नहीं स्टैटिक, ये तो कोई मूविंग टाइप की एनर्जी है। और वो एनर्जी कौन है बच्चों? हाफ mv स्क्वायर। कौन बच्चों? हो जाता है कभी कभी, लग जाता तो का इधर उधर यहां से। क्योंकि अभी भी, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो तो सोच भी नहीं सकता बच्चा, नहीं सोच सकता, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट तो आने वाला है। अभी तो सिर्फ मैचिंग मैचिंग हुई है, अभी कॉन्सेप्चुअल मैचिंग बाकी है। देखिए कॉन्सेप्चुअल मैचिंग क्या है, बताओ एम क्या है? बहुत बढ़िया, ये तो मुझे ही पता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? क्या है प्रॉपर्टी? क्या एम क्या प्रॉपर्टी होती है मैकेनिक्स में? इनर्शिया। एम होती बच्चों इनर्शिया। और आप सब जानते हैं ये एम इनर्शिया की, इनर्शिया ही किसका अपोज करता है? वेलोसिटी का अपोज करता है। रेस्ट में है और अगर मोशन में आना चाहता है तो इनर्शिया। मूविंग है, अगर उसको रोकोगे तो इनर्शिया। अरे बोलो बच्चों, इसका मतलब बताओ वेलोसिटी का ऑपोजिशन या वेलोसिटी में चेंज का ऑपोजिशन है या नहीं बच्चों? देखा यार, इसका मतलब ये जो एम प्रॉपर्टी है ये क्या करती है? इस वी में चेंज का, जरा देखें तो, एल आई का अपोज, अच्छा आई का अपोज करता है या आई में चेंज का? बोलो एग्जैक्टली दोनों की एक जैसा बिहेवियर है या नहीं है? एम का बिहेवियर है वी में चेंज का, एल का बिहेवियर है आई में चेंज का। आई में क्या छुपा हुआ है? वी। यानी इस वजह से इस चीज को बोलते हैं मैकेनिकल इनर्शिया। क्या बोलते हैं? और इसका नाम है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इलेक्ट्रिसिटी में जो इनर्शिया है उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पे ऐसे मैचिंग मैचिंग आ रहा है। अभी तो एक और मैचिंग मैचिंग बाकी है, अभी तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकला। अब तो सर आप सब जानते हैं ये हाफ एम वी स्क्वायर, और एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी बहुत फेमस होता है बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया एक? अरे ये क्या बन गया एक? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। जब आप इसको खींच के छोड़ देते हैं तो आप सब जानते बच्चों ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। और स्प्रिंग के पास कौन सी? पोटेंशियल। और ये दोनों आपस में खेलते रहते हैं। हाफ के स्क्वायर किसमें? हाफ एम वी स्क्वायर में। हाफ एम स्क्वायर किसमें? हाफ के कन्वर्ट होते रहते हैं। या सुनो, अब अगर आप देखें ध्यान से, यहां पे देखना, इस जगह पे देखना, ये जो रिजल्ट है इस पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान सुनना, ये इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अभी तो कमरे से बड़ा मजेदार बाकी है। हाफ के स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर ये मैकेनिक्स में चल रहा है, और हम यहां पे क्या ला चुके हैं बच्चों? हाफ एल आई स्क्वायर। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां लाना चाहते हैं। देखना, बताओ एक्स को क्या करेंगे वी मिल जाए? बोलो एक्स के साथ क्या सुलूक करेंगे वी मिल जाए? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? अरे बोलो वी।
तो फिर आई किस, ऐसे सोचो, वी किसके डिफरेंशिएशन से आता है, एक्स, तो आई किसके डिफरेंशिएशन से आता है, बताओ, आप बताओ, अरे तो बता दो, चार्ज, यानी कि यहां पर कुछ कैसा होना चाहिए, और जब क्यू स्क्वायर आएगा तो कोई एनर्जी का फॉर्मूला है जो पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई पोटेंशियल एनर्जी है ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जिसमें क्यू स्क्वायर आता हो, हाफ सी वी स्क्वायर नहीं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c मैचिंग मैचिंग करेगा, क्योंकि v का डिफरेंशिएशन आई नहीं होता, हाफ सी वी स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि हाफ सी स्क्वायर में अगर v को डिफरेंशिएट करोगे तो आई नहीं मिलेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c में अगर q को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, आई। और इस तरह से ये होते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। ऐसे क्वेश्चन बनता है बच्चों कि इस क्वांटिटी के इक्विवेलेंट कौन सी क्वांटिटी, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में अगर आप समझे तो ये 4-5 हो गए, जो यहां पर हाफ के एक्स स्क्वायर वो यहां पर क्यू स्क्वायर पर 2c, जो यहां पर हाफ एम स्क्वायर यहां पर हाफ एल स्क्वायर, जो यहां पर एक्स वो यहां क्यू, जो यहां पर एम वो एल वी आई, इस तरह से चलता के 1/c। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। मतलब ये नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नंबर कौन सा पॉइंट था, 6 में ये टॉपिक हेडिंग की तरह, 6 पॉइंट में ये हेडिंग लिख देना, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। इधर कौन सी क्वांटिटीज लूंगा, मैकेनिकल, इधर इलेक्ट्रिकल। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ये बोला कि जो वहां मैकेनिक्स में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है वो यहां पर होता है बच्चों, क्या है यहां पर, कैपेसिटर और इंडक्टर। अब नोट कर दीजिए, साथ साथ समझ आ जाएगा। 2, जो यहां पर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है वो यहां पर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। 3, जो यहां हाफ एम वी स्क्वायर कॉन्सेप्ट है वो यहां पर हाफ एल आई स्क्वायर, जो यहां पर इसका मतलब कंपेरिजन आगे बढ़ रहा है x है वो यहां q, k स्प्रिंग कांस्टेंट 1/c, m मैकेनिकल इनर्शिया, l ये एग्जाम में पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्या होता है, वो होता है l। जो वेलोसिटी यहां करंट, बताओ बच्चों, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने में कुछ आता है, बोलो बोलो, mv क्या होता है, मोमेंटम, यहां मास के इक्विवेलेंट है l और v के इक्विवेलेंट है i, ली, याद करो, ली फाइली, याद आया फाइली, यानी कि जो यहाँ मोमेंटम है वो यहाँ मैग्नेटिक, ये फ्लक्स है, मतलब ये चीजें पूछी जा क्योंकि ये पूछा गया है, ये वाला, ये 6 वाला ये पूछा गया है इनर्शिया वाला, तो फिर कोई भी क्वांटिटी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 9, अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डीपी बाई डी, बोलो क्या होता है डीपी बाई डी, बोलो डीपी बाई डी क्या होता है, फोर्स। तो बताओ डी फाइव बाई डी क्या देगा, डी फाइव बाई डी का मैग्नीट्यूड क्या है, एक तरह का ईएमएफ। कोचों से अभी कुछ बात करने इसका था।
उठ लिया? ठीक है। एक बड़ी अच्छी चीज आज सीखने को मिली जो फर्स्ट टाइम फैराडे ने बोली थी, लेकिन उसको कभी पता नहीं होता, बताया नहीं जाता है। और आपने भी 8 9 9 क्लास से कुछ ये वर्ड सुन लिया होगा, ईएमएफ सुना होगा बच्चों का भी। ईएमएफ को पूरा क्या बोलते हैं, पूरा नाम क्या होता है ईएमएफ का? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। बाद में क्या आ रहा है? फोर्स। जबकि एक बात बताओ, फोर्स का क्या लेना देना? एक सर्किट है, उसमें बैटरी और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। समझ रहे हो ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूं? एक बैटरी है, रेजिस्टेंस है सर्किट में, और उस बैटरी के वोल्टेज को बोल रहे हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स वर्ड कहां से आया? ये फोर्स वर्ड लाया भी कौन है? फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था। और वो ये देखो ध्यान से, जो मैकेनिक्स में फोर्स होता है उसके इक्विवेलेंट कौन है? ईएमएफ। तो अब जैसे मैकेनिक्स में चीजों को चलाने के लिए, रोकने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रो में चलाने के लिए मोटिव, मोशन होता है मोशन, चलाने के लिए, मोशन के लिए इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है वो कौन है? बैटरी। याद करो बच्चों, सर्किट्स में बैटरी के, अब हम जो पढ़ते हैं बैटरी के बिना, अभी इस चैप्टर को छोड़ दें, उससे पहले तक अगर बात करें तो कभी होता ही नहीं है। मीनिंग ये है, ये बड़ा देखो कितना अच्छा कंपैरिजन है कि ईएमएफ वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस को मूव कराने के लिए जो फोर्स चाहिए है वो कौन डेवलप करता है? बैटरी या ईएमएफ का सोर्स। इस तरह से होता है। ये अपना कंपैरिजन हो गया बच्चों। ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में स्टडी कर लिया। ठीक है, अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस, नहीं 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 अभी नहीं, अभी तो कॉन्सेप्ट एक और है अभी। इसको रख दें। एक चीज और बाकी रह गई है इसी में याद करो बच्चों। फिर हम ऐसे कहते थे कि अगर एक कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, सामने से बच्चे, कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो याद करो कैपेसिटर चार्ज होता है? अरे बोलो भाई, एकदम से चार्ज होता है या डिले होके चार्ज होता है? जल्दी बोलो बच्चों, ये आपको भूल गए आप लोग, बच्चों भूल गए आप लोग। याद करो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्या टॉपिक था? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू कैसे बढ़ती थी? चलो ये बता दो आप तो बच्चों। कैपेसिटर का जब चार्जिंग होती थी तो चार्ज की वैल्यू कैसे बढ़ती थी? उसका पैटर्न क्या था? बढ़ने का पैटर्न क्या था बच्चों? एक्सपोनेंशियली। वेरी गुड, सही आंसर है। नहीं, इसमें क्या एक बात है, अगर बच्चों इस चीज को अगर हम समझें तो आप लोग तो बिल्कुल ही भूल गए, आपके चेहरों पे कुछ तो याद की शक्ल भी नहीं आ रही बच्चों। ऐसे होता था, चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यस और नो? क्योंकि ये कैपेसिटर में पहले से प्रेजेंट चार्ज आने वाले चार्ज का क्या करता था? अपोज। उसके अगेंस्ट बैटरी को क्या करना पड़ता? वर्क। उस वजह से डिले हो जाता काम। इंडक्टर में भी ऐसे कुछ हो रहा है। इंडक्टर में अगर आप देखें ध्यान से, जब आपने स्विच को क्लोज किया, इस करंट को बढ़ना चाहता है लेकिन इसके अपोज में कौन आ गया? इंड्यूस करंट। बैटरी बताओ इमीडिएटली करंट को कर देगी मैक्सिमम पर या डिले होगा? और डिले होने का पैटर्न भी सेम, एक्सपोनेंशियल।
तो जिस तरह से चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता था, यहां करंट का नहीं, चार्जिंग नहीं होता है, यहां करंट का क्या होना, बढ़ना, इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। क्या बोलते हैं बच्चों, लिखो। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। जैसे वहां चार्जिंग डिस्चार्जिंग था, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, DECAY, डिके। ठीक है साहब, तो थोड़ा सा इधर कंपेरिजन करता जाऊंगा तो आपको पता लगता जाएगा। ये GOC और ये COC, यही क्या बच्चों बताओ, जनरल ग्रोथ ऑफ करंट। क्या है बच्चों, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रोथ ऑफ करंट है, यानी करंट की वैल्यू बढ़ रही है। याद है बच्चों, यहां तक तो वही पढ़ा ना। यहां पर कौन बढ़ता है, चार्ज, 1 माइनस टी बाय RC। यहां पर बस चेंज है, RT बाय L होता है, ऐसा होता है यहां का। याद करना है, तो कोई इलाज नहीं इसका, याद करना है। तो इस तरह से करंट यहां पर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, जैसा कि कैपेसिटर में चार्ज होता था। तो लिखो सबसे पहले बच्चों A, ग्रोथ ऑफ करंट। देखो बच्चों, शानदार, ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पॉइंट, डायग्राम बनाए बच्चों। एक इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस, बैटरी कॉन्सेप्ट, T इक्वल टू 0 पर इसको क्लोज दिया, जिसे हम जैसे ही बोलते थे। इसका नाम V0, ये L, ये R। हाँ साहब, लिख लिया। अब सुनिए ध्यान से, जैसे ही स्विच क्लोजेंगे, स्विच क्लोजते ही क्या होना चाहता है, करंट की वैल्यू बढ़ना चाहती है। और वो वैल्यू 0 से कहां तक, अच्छा करंट बढ़ता जाएगा, जिंदगी में बढ़ता रहेगा, जिंदगी में बढ़ता जाएगा। ये एक फाइनल कोई वैल्यू तो आएगी ना बच्चों। 0 से लेट से कहां तक जाता है करंट, I0 मतलब कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। उसके बाद करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इसके लिए अपोज में क्या आ जाएगा, इंड्यूस करंट, इंडाई आ जाएगा। वो इंडाई इधर आता है अपोज करने वाला। लेकिन फाइनली करंट को कितना होना बच्चों, I0। अब सुना ध्यान से क्या कह रहा हूं, बताओ इंड्यूस करंट कब तक रहेगा या हमेशा रहेगा। बोलो बच्चों, करंट रहने तक रहेगा या करंट के चेंज होने तक रहेगा। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है, करंट में चेंज कब से कब तक हुआ, 0 से I0 तक। फाइनली करंट की वैल्यू कितनी, और फिर वो क्या हो गई, फिर कांस्टेंट जब हो जाएगी तो क्या इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस वोल्टेज आएगा। फिर इस इंडक्टर पे वोल्टेज आएगा या नहीं आएगा, इस इंडक्टर पे वोल्टेज नहीं आएगा। और जब इस इंडक्टर पे वोल्टेज नहीं आएगा तो इस पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी बोलो, 0। अरे समझे नहीं बच्चों, ये बताओ, करंट करंट कांस्टेंट होगा। अरे इंडक्टर वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है बच्चों। आई क्या हो गया, तो डी। तो इस पे वोल्टेज, यानी इस पे कोई वोल्टेज। अब वोल्टेज कितना लगा है, मान लो 10 वोल्ट लगा, कितना लगा है, इस पे कितना, तो इस पे कितना, यानी सारा वोल्टेज किस पे जा रहा है, भाई ये समझना चाह रहा था। जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, तब I0 कांस्टेंट होने की वजह से इस पर कोई वोल्टेज नहीं आएगा। इसका तो इफेक्ट ही तभी होता है जब करंट में क्या आता है, चेंज।
और इस पर वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो सारा वोल्टेज ये ले जाएगा। इसके अंदर वी नॉट इज इक्वल टू कितना, अरे करंट तो कितना फ्लो कर रहा है जब मैक्सिमम हो गया तब कितना है आई नॉट, इसका रेजिस्टेंस कितना है आर, तो इसका वोल्टेज कितना हुआ आई नॉट आर, और वही वोल्टेज कौन है वी नॉट। इससे एक चीज ये क्लियर हो गई, या आई नॉट इज इक्वल टू कहीं जरूरत पड़ी तो क्या लिखेंगे वी नॉट बाय आर, मैक्सिमम करंट की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया हमने। अब उसके बाद जैसे वहां पर हमने वहां पे लिखे हैं करंट, सभी चेक करेंगे, नोट करना शुरू कर दे बच्चों को नाउ। सेकंड, उनको बुलाओ। मतलब इसकी अरे यार चालू, अरे कुछ कॉन्सेप्ट चल रहे हैं एक्चुअली। इंस्टेंटेनियस करंट, सीधा आई की वैल्यू आई नॉट 1 माइनस आर टी बाय एल, वो टी बाय आर सीधा है आर टी बाय एल है, एक्सपोनेंशियली क्या हो गया एक्सपायर हो गया ऊपर चला गया, चला गया थर्ड, नोट तो जाना, रुकने वालों से नहीं हो आप लोग। एक्चुअली कंपैरिजन के लिए मैंने वो बनाया था बीच में, ये जो चीज थी इसको अपन यहाँ से, ये अलग चल रहा है तो करंट आ गया, और लेकिन जब वोल्टेज की बात करी गई तो यहाँ जो वोल्टेज होता है वो ई इन टर्म्स ऑफ इंड्यूसिंग एफ ही होता है आर टी बाय एल, लेकिन यहाँ जो वोल्टेज था वो चार्ज के साथ ही बढ़ता था टी बाय आर सी, डिफरेंस आ गया वोल्टेज में, वो समझेंगे क्यों है ऐसा।
इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में फॉर्मूला नहीं दिख रहा, मतलब क्या नहीं दिख रहा है इसमें, ब्लर हो रहा है क्या कॉन्सेप्ट? अब क्लियर बेटा? ऑनलाइन बच्चों क्लियर है कि देखो? ठीक है। हाँ नो सर, एक ने बोला यस सर। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं। अभी भी क्लियर नहीं है? अब तो इतना ही हो सकता है बेटा, ये फॉर्मूले में हो सकता है, राइटिंग की मजाक उड़ाना चाह रहा हूँ शायद, राइटिंग थोड़ी खतरनाक ही है। RT/L क्या हो गया? माइनस हट गया क्या? माइनस लगा यहाँ पे, माइनस लगा माइनस। बच्चा तो कोई और माइनस के लिए बोला था, उसको लगा ये माइनस था क्या? ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, तो फिर ये ठीक है। जरा डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता e टू द पावर x का, वो समझा रहा हूं। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, सबसे सिंपलेस्ट डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन भी यही होता है। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर ये तो वही रहता है, लेकिन इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साथ में क्या आ जाता है? -1। माइनस एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा? एक्स का तो 1 होगा, तो -1 रह जाता है। इस वजह से ऐसा होता है ना। कोई भी सिचुएशन ऐसी बनेगी तो मान लो e टू द पावर -t² है, इसका डिफरेंशियल बताओ अच्छा क्या होगा? बोलो जो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? e टू द पावर -t², फिर आगे माइनस, फिर 2t, ऐसे इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है बच्चों। तो इस वजह से हमने इसका डिफरेंशियल किया तो ये तो ऐसा सच लिख दिया, लेकिन जब इस टर्म को डिफरेंशिएट किया तो t का डिफरेंशियल कितना हो गया? 1, तो r/l रह गया, लेकिन साथ में ये क्यों नहीं? तो वो माइनस पे आए। ठीक, उसके बाद तो सिंपल है, और आप देख सकते हैं कि वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, और होना भी है, क्योंकि मैंने बात आपको शुरू में सिखा दी। बताओ बच्चों फाइनली करंट क्या है? जल्दी बोलो फाइनली करंट। अरे फाइनली करंट कांस्टेंट, तो इस पर फाइनल वोल्टेज, इसका मतलब फाइनल वोल्टेज 0 है, इसका मतलब इसका शुरू में कुछ कुछ वोल्टेज है, और फाइनली कितना है? 0 है। इसका वोल्टेज क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। तो डिफरेंस आ गया, यहां चार्ज इंक्रीज, करंट इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर वोल्टेज इंक्रीज, लेकिन यहां वोल्टेज डिक्रीज। यहां तो सिंपल है, क्योंकि चार्ज जब बढ़ता है तो कैपेसिटर वोल्टेज भी बढ़ता है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। ध्यान रखना, वोल्टेज यहां डिक्रीज होता है, फाइनली वोल्टेज कितना हो जाता है? 0। ये चीज क्लियर। अब हम अपनी बात करते हैं वहीं पे जो हमने पहले भी किया था। याद करो, हमने 3 इंस्टेंट लिए थे बच्चों, अगर आपको याद रहो, इनिशियल स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट, और फिर लिया था हमने स्टेडी स्टेट। तो वही इंस्टेंट यहां पे भी लेंगे, वैल्यूज पुट करके फिर इनकी वैल्यूज निकालेंगे। लिखो बच्चों, लिखो। फोर्थ पॉइंट आएगा या फिफ्थ आएगा? फोर्थ, फोर्थ लिखो। इनिशियल स्टेट, फोर्थ पॉइंट लिखो बच्चों, इनिशियल स्टेट। इनिशियल फोर्थ। तो इनिशियल स्टेट को याद है, हमने बोला IS, क्या बोला था बच्चों ने? IS, और उस वक्त हमने कहा था T इक्वल टू कितना होता है? इसको एक नाम दिया था, अगर आपको याद हो बच्चों, इनिशियल स्टेट को नाम दिया जाए जैसे, याद आया? अब हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट में T की वैल्यू 0 रखते हैं। T की वैल्यू, ये पूरी टर्म 0, e टू द पावर, अरे e टू द पावर, e टू द पावर 0, 1 - 1, तो ये तो हट गया, क्या रह गया?
नोट बच्चों, आई इज इक्वल टू 0। वोल्टेज में रखो, वोल्टेज में रखो, ये पूरी वैल्यू 1, क्या रह गया माइनस V नॉट। वहां पे भी बिहेवियर पढ़ा था, यहाँ पे बिहेवियर पढ़ाएंगे। एक बार ये नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। COC वाला पार्ट क्लियर नहीं दिख रहा, ये अपने आप ही कॉन्सेप्ट ब्लर हो जाता है इससे। वैसे तो ये पूछने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम अरे तो पूरा पढ़ चुके हैं, इसको तो वैसे पूछने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों को हर बार हर चीज नहीं लगती। हेलो, हाँ साहब इधर देखें, बिहेवियर में दो चीजें होती है, करंट जीरो, वोल्टेज जीरो, से पता लग जाता है। बोलो बच्चों, सब कुछ सर्किट कंप्लीट है और फिर भी करंट जीरो, इसका मतलब क्या है? बिहेवियर बोलो, बोलो। अगर सर्किट पूरा कंप्लीट है, हमने स्विच क्लोज कर दिया, हमने बोला था जैसे हमने यूं कर दिया, ये रेजिस्टेंस है और ये स्विच भी क्लोज कर दिया, फिर भी करंट की वैल्यू कितनी है? जीरो। इसका मतलब बच्चों कोई ना कोई इसका बिहेवियर किसकी तरह माना जाएगा? चलिए बोलो, ब्रोकन। अरे भूल गए आप लोग तो बच्चों बिहेवियर। करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वायर कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है, या फिर सर्किट क्या है? ओपन है। तो बताओ इसका बिहेवियर किसका, इसका बिहेवियर किसकी तरह हो गया? या तो बोलोगे इसका बिहेवियर किसकी तरह है? ओपन सर्किट की तरह है, या फिर क्या बोलोगे ये कैसे बिहेव कर रहा है? लाइक अ ब्रोकन वायर। करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो वो ओपन सर्किट या ब्रोकन वायर। जबकि कैपेसिटर शुरुआत में T इक्वल टू 0 पर ये कर रहा है ब्रोकन वायर, लेकिन कैपेसिटर शुरुआत में करता था कनेक्टिंग वायर। ये मैं कंपेरिजन से, बच्चों आज जाके पढ़ लेना इसको, किसको भी पढ़ना, कैपेसिटर वाले को भी पढ़ना, कैपेसिटर वाले को भी पढ़ना, ताकि बिल्कुल कंपेरिजन से दोनों ही रिवाइज हो जाएंगे, अच्छे से पक्का हो जाएगा। ये आ गया ब्रोकन वायर ओपन सर्किट वाला कॉन्सेप्ट, ये हमने सीख लिया इनिशियल स्टेट। अब आते हैं बच्चों हम ट्रांजिएंट स्टेट पर। नोट तो जाओ, देखो पूरा लिखना आप लोग, ट्रांजिएंट स्टेट TS, ट्रांजिएंट स्टेट TS। इस जगह पे देखना, इस जगह पे सब बच्चे, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं T अपॉन L/R। और याद करो जो कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट होता है वो T/टाउ। अरे याद है बच्चों? अब टो की वैल्यू है कितनी? याद करो, वहां का टाइम कांस्टेंट याद आ नहीं यार बच्चों? वहां का टाइम कांस्टेंट था RC। बताओ यहां का टाइम कांस्टेंट बताओ क्या होगा? यहां का टाइम कांस्टेंट क्या होगा? जल्दी बोलो। टो इज इक्वल टू L/R। मतलब टी इज इक्वल टू जो टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू टो इज इक्वल टू L/R सेकेंड्स में, यानी L/R की यूनिट सेकंड होती है, ध्यान रखना इस बात का। अब वैल्यू पुट दो, अगर L/R पुट कर दोगे तो I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e टू द पावर -1 हो जाएगा, और फिर ये वही कहानी पूरी हो जाएगी, I नॉट 1 माइनस 0.37, और इसके बाद I की वैल्यू 0.63 I नॉट। जैसे कि वहां 63% होता था, यहाँ पर करंट बढ़ते बढ़ते 63% हो जाएगा। और वोल्टेज की बात करेंगे तो -0.37 V नॉट हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें एक बात वो करनी थी इस जगह पे, वही समझाता हूं। नोट ले बच्चों, ये एक चीज वापस यहाँ पे आना बच्चों, इस जगह पे ये तो समझ लिया हमने, I0 मतलब क्या है? ब्रोकन। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसके पीछे रीजन ये रहा। इसका मतलब समझो क्या है, इंडक्टर पर कितना वोल्टेज आया? नहीं नहीं, इंडक्टर पर कितना वोल्टेज आया? उतना ही जितना कि किसका है। जल्दी बताओ बच्चों,
10 वोल्ट, कितना वोल्ट है 10। अब सर्किट कंप्लीट है या नहीं है, फिर भी इस पे 10 वोल्ट है, तो यहां पर भी कितना आया 10 वोल्ट आया, और क्या करता हुआ अपोज करता हुआ। अब अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बेसिक जो पुराना एक सिचुएशन देखते हैं, मान लो एक बैटरी ऐसे है, एक बैटरी ऐसे है, बोलो बच्चों ये भी 10 वोल्ट है और ये भी 10 वोल्ट है, बोलो क्या होगा, बोलो बच्चों ये भी 10 वोल्ट है, ये इधर करंट फ्लो करना चाहती है, ये इधर करंट फ्लो, बोलो नेट करंट कितना होगा, क्योंकि नेट वोल्टेज ही सर्किट का कितना हो गया 0। तो अगर जिस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो बैटरीज इस तरह से जुड़ जाएं, ओपोज कर रही हूं और सेम हो, तो रिजल्ट कितना होता है नेट 0। बताओ बच्चों यहां पर भी आप समझ सकते हैं, अगर ये 10 वोल्ट है तो इसको भी हटा के यहां ऐसे एक बैटरी बना दूं, 10 वोल्ट लिख दूं, तो दोनों अपोज कर नहीं कर रहे हैं नेट। इस वजह से इंडक्टर पर उतना ही वोल्टेज आता है जितना कि बैटरी का, और अपोज करते हो तो नेट वोल्टेज कितना होता है 0, है ना बच्चों। और ये यहां पर आप देख सकते हैं। अब आता है अपना अगला कॉन्सेप्ट स्टेडी स्टेट। देखो बच्चों स्टेडी स्टेट एसएस हो जाओ शुरू। स्टेडी स्टेट में टी की वैल्यू इनफाइनाइट दी, याद है बच्चों, इसको रखो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0। और ऑब्वियसली बताओ करंट बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचना ही था, ये तुम्हें पता है, शुरू में कितना है 0, बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचना है आई नॉट। और इस वजह से यहां आई नॉट और ईएमएफ वोल्टेज कितना होना है, मैंने ये बताया था आपको, करंट कांस्टेंट हो जाता है तो वोल्टेज कितना हो जाता है 0, वोल्टेज डिक्रीज होता हुआ 0 पहुंच गया। और अब आप मुझे बताएंगे सब बच्चे बिहेवियर, आप सब, मैंने आपसे यही कहा कि दो चीजों से बिहेवियर डिसाइड होता है, वोल्टेज 0 करंट 0। वोल्टेज 0 का मतलब क्या, जल्दी बताओ बच्चों, सर्किट में वो कौन सी चीज है जिसपे वोल्टेज 0 होता है, बोलो बच्चों। सर्किट में याद करो कनेक्टिंग वायर्स पे वोल्टेज क्या होता है 0, यानी ये इंडक्टर किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है, एक कनेक्टिंग वायर। याद है कैपेसिटर भी करता था ऐसे, चलिए याद करें टी जो इनफाइनाइट, याद है लेसिक, अच्छा हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों लेसिक, याद आया। लेसिक कंडीशन में, ये लेसिक कंडीशन होती थी, इसमें ये बिहेव कैसे कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है कनेक्टिंग वायर। लेकिन आप याद करें बच्चों वो कैसे बिहेव करता था ब्रोकन वायर, ये भी इंटरचेंज हो गया, वो शुरुआत में कनेक्टिंग बाद में ब्रोकन, ये शुरुआत में ब्रोकन ये बाद में कनेक्टिंग। नोट बच्चों बिहेवियर। एक मिनट इसको पूरा लिखना, नहीं तो आपने क्या मैनिफेस्टो करंट पढ़ लिया, तो आप इसको क्लॉकवाइज कर दोगे। एक मिनट को कनेक्टिंग वायर फिर लिखना सीडब्ल्यू। क्या है कोई कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है। और फाइनली ग्राफ, आज की सभा फिर समाप्त। फाइनली ग्राफ कॉन्सेप्ट चलाते हैं बच्चों, और ग्राफ कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने वहां पर आपको कहा था। ग्राफ में ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर देंगे, सब कुछ यहाँ जो लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए देखते हैं क्या हो रहा है। देखो करंट टाइम के साथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और कहां तक पहुंच गया मार्केट में आई नोट तक, आई नोट तक। नोटते जाओ, इधर देखो मत नोटो, रुक जाओ। ये कौन सी स्टेट है इनिशियल, इसके लिए क्या बोलते हैं जैसे ये कब आती है इक्वल टू 0, इस वक्त इसका बिहेवियर कैसा है ब्रोकन वायर। फिर याद करो 63% जो है ये आई नॉट, ये हमने बोला बीच की कोई कंडीशन है, और ये तब होती है जब टी इज इक्वल टू टो इज इक्वल टू एल बाय आर कॉन्सेप्ट पर। और फाइनली कितना पहुंच जाता है, फाइनल स्टेडी स्टेट में बोलो कंडीशन क्या आती है लेसिक, और यहां टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। नोट बच्चों नोट लिया, तो फिर लगे हाथों वोल्टेज भी नोट लो। आज की सभा शुरुआत में वोल्टेज वी नॉट माइनस वी नॉट डिक्रीज होता हुआ कॉन्सेप्ट चलाता हुआ 0, डिक्रीज होता 0.37 वी नॉट जब होगा उस वक्त टी टो होगा।
ऑनलाइन बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं आता क्या? स्क्रीनशॉट नहीं होता तो खुद बना लेना, ठीक है? ऑनलाइन बच्चों खुद बना लेना, थोड़ा सा 1 सेकंड की बात है।